नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहली डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने भारत को एक बड़ा ऑफर दे डाला है। दरअसल प्रोजेक्ट 75I में रशिया की एंट्री हो गई है, जो कि पहले उसने इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिए थे। यानी कि अब वो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीतियों के अनुसार प्रोजेक्ट 75I में भारतीय इंडस्ट्रीज और नौसेना के साथ सहयोग करने की बात कह रहा है। 2022 की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो प्रोजेक्ट 75I में जो 6 एडवांस पनडुब्बियों का निर्माण होना है, उसके लिए भारतीय नौसेना के टेंडर से रशिया पीछे हट गया था। उसका कहना था कि इसकी काफी कठोर शर्तें हैं जिसे वो पूरा नहीं कर सकता, जिसके लिए रशिया ने कहा था कि इस परियोजना के लिए भारतीय नौसेना ने काफी कठिन शर्तें रखी हैं और इसे वो पूरा नहीं कर सकता। इस परियोजना की अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक थी। लेकिन दोस्तों, अब रशिया के जो सीनियर अधिकारी हैं वो कहते हैं कि अब हम इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि रशिया ने अमूर 1650 पर आधारित एक पनडुब्बी के डेवलपमेंट का प्रस्ताव भारत को दिया था, जिसका लोकलाइजेशन का जो स्तर था वो 80% तक उसने रखा था। अमूर 1650 एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, जो कि दुश्मनों की नौसेना के सरफेस कॉम्बैटेंट्स, ट्रांसपोर्ट और सबमरीन्स को निशाना बनाने के लिए तैयार की गई है। इसमें हालांकि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम भी लैस किया जा सकता है, यानी कि पानी के अंदर इसका इंड्योरेंस 20 दिनों तक बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों, रशिया ने शुरू में भारत को इस पनडुब्बी की पेशकश बिना AIP सिस्टम के साथ की थी। बाद में उन्होंने कहा कि भारत का जो DRDO है उसके द्वारा विकसित किया जा रहा AIP सिस्टम इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है, और काफी कुछ इस प्रस्ताव पर रशिया मान गया था। दोस्तों, यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि रशिया ने बिल्कुल एक तरीके से यूटर्न मारा है और प्रोजेक्ट 75I में उसने दिलचस्पी दिखा दी है। अब इससे दोस्तों एक बड़ा टेंशन भारतीय नौसेना के लिए भी हो सकता है कि किस तरीके से अब रशिया को इसमें जोड़ा जा सकता है, या रशिया को इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि रशिया दोस्तों पनडुब्बी के डिज़ाइन में अपनी विशेषज्ञता भारत को देना चाहता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर भारतीय नौसेना जहाँ तक लग रहा है कि U214 पनडुब्बी के लिए जर्मनी की TKMS को चुन रही है। लेकिन अगर यहाँ पर बात नहीं बनती है जर्मनी के साथ, तो भारत हो सकता है कि रशिया की इस अमूर 1650 पनडुब्बी की तरफ जा सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO के द्वारा एक डुअल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर तैयार किया जा रहा है फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स के लिए। दरअसल ये जो डुअल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर है उसके कई फीचर्स होंगे, जैसे कि हल में इसके कन्वेयर होगा जो कि 24 राउंड्स को होल्ड कर सकता है, और 16 अतिरिक्त राउंड्स को ये अपने दूसरे यानी कि सेकंड कन्वेयर में रख सकता है टर्रेट के। और ये जो डुअल स्टोरेज सिस्टम है दोस्तों, वो लगातार म्यूनिशंस की सप्लाई करता रहेगा मेन गन को। साथ ही इससे इस टैंक का जो रेट ऑफ फायर है वो भी बढ़ जाएगा, विदाउट यानी कि बिना मैनुअल रीलोडिंग के। साथ ही इससे जो क्रू का वर्क है वो भी कम होगा, और यही नहीं, इससे हमारी क्रू सेफ्टी भी बढ़ेगी और ये दुश्मन की फायर के एक्सपोजर को भी कम करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत अब अपने पुराने T-72 टैंकों को एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहा है, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आई है डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से। उनका कहना है कि जहां भारतीय सेना वर्तमान में 2500 T-72 टैंकों को ऑपरेट कर रही है, जिनमें से कुछ 1970 के दशक के अंत के, और T-72 टैंकों को अपग्रेड करना, उनके ऑपरेशनल आवश्यकताओं को बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना अब FRCV प्रोग्राम पर फोकस कर रही है, जो कि 2030 से भारतीय सेना को मिलेंगे और ये T-72 की जगह लेंगे। लेकिन यहाँ तक तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर कट है कि ठीक चल रहा है कि भारत इन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, वो कहा जा रहा है कि अगर भारत इसे अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों को बेचता है तो इससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि ये जो देश हैं वो किफायती जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं उन्हें तलाश रहे हैं, और इन टैंकों का जो ओवरहॉल है वो आबादी में किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी टेंशन है वो ये है कि आप सब जानते हैं कि किस तरीके से यूरोपीय और जो उत्तरी अफ्रीका के देश हैं उन्होंने यूक्रेन को अपने टैंक दान में दिए, और अगर ऐसे ही होता है तो भारतीय T-72 कई अन्य देशों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बन जाएगा, जो कि यूक्रेन में इन्हें भेजना चाहेंगे। इसलिए भारत को अपने संभावित खरीदारों की पूरी जांच करनी होगी। ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारा ये जो T-72 टैंक है वो किसी गलत हाथ में या फिर संघर्ष वाले क्षेत्र में अस्थिरता पैदा ना करे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, LCH प्रचंड प्लेटफॉर्म के लिए MKU के नेट्रो NB 3101 एविएशन नाइट विजन गॉगल्स को भारतीय वायुसेना ने सेलेक्ट कर लिया है। ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने इस हेलीकॉप्टर के लिए इस स्वदेशी ANVG को खरीदा है। नेट्रो NB 3101 पहले Mi-17 हेलीकॉप्टरों के लिए विकसित किया गया और इससे मिले अनुभव के बाद इसे अब प्रचंड के लिए चुना गया है। दरअसल दोस्तों, नेट्रो NB 3101 एक अत्याधुनिक
एविएशन नाइट विजन गॉगल्स है, जो कि असाधारण रूप से हमारे पायलटों को नाइट विजन क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे पायलट कम ऊंचाई पर प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकता है और चुनौतीपूर्ण वातावरण में पता लगाने से बच सकता है। बता दें कि इस ANVG में एडवांस ऑप्टिक्स और जेन 3 इमेज इंटेंसिफायर सेंसर बेहतरीन इमेज क्वालिटी और स्टीरियोग्राफिक विजन प्रदान करता है, जिससे पायलट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो तो बढ़ती है और साथ ही अंधेरे में सुरक्षित रूप से मैनूवर भी वो कर सकता है। इसके लिए दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जो कि आने वाले कुछ टाइम में आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि मैंने प्रॉपर नेत्रो ऑप्टोनिक्स है उसे पूरा कवर किया है। जल्दी आपके सामने वो वीडियो प्रस्तुत होने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और कजाकिस्तान अब संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का जो 8वां संस्करण है वो शुरू हो चुका है और यह अभ्यास 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा, जिसे कि औली में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें भारतीय सशस्त्र बलों के करीबन 120 कर्मी शामिल हैं और भारतीय सेना की कमांड रेजिमेंट की एक बटालियन और अन्य हथियार और जो सर्विसेज के साथ साथ भारतीय वायुसेना के कर्मी भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। कजाकिस्तान की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से उनकी वायुसेना और थल सेना के जो कर्मी हैं वो कर रहे हैं और ये जो संयुक्त अभ्यास है दोस्तों वो सेमी अर्बन और माउंटेन टेरेन के लिए किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय नौसेना ने राफेल मरीन फाइटर जेट के लिए DRDO के द्वारा तैयार किया जा रहा जो उत्तम फायर कंट्रोल रडार है उसे इंटीग्रेट करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इसे मना कर दिया था। इसकी वजह दोस्तों ये थी कि भारतीय नौसेना चाहती थी कि जो उनके MiG-29K और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि TEDBF प्रोग्राम है उसके साथ राफेल मरीन भी समानता बनाए रखे, क्योंकि इन दोनों फाइटर जेट्स को एक ही रडार मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों उत्तम फायर कंट्रोल रडार को अस्वीकार करना इसने कई विवादों को भी जन्म दिया है। जहां तक राफेल मरीन की बात की जाए तो इस पे RBE-2 रडार 838 GA-ASTR मॉड्यूल इसमें है, जबकि उत्तम FCR आइसर रडार की बात की जाए तो इस पे 968 TR मॉड्यूल्स हैं। हालांकि ये जो अंतर है वो काफ़ी मामूली है, लेकिन भारतीय नौसेना चाहती थी कि अगर उत्तम FCR को लगाया जाता राफेल मरीन में तो इससे हथियारों का जो इंटीग्रेशन है वो आसानी से भारत के कंट्रोल में रहेगा और हमें अपग्रेड करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा थेल्स और डेसॉल्ट जैसे OEM को, यानी कि उन पर निर्भर रहने की जो आवश्यकता थी उसे खत्म किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने यह हवाला दिया इस पूरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने का, वो ये था कि अगर उत्तम FCR को राफेल M में इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यानी कि राफेल मरीन में उत्तम FCR को रिजेक्ट करना रक्षा मंत्रालय के फैसले ने अब इस पहल में एक बहस भी छेड़ दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भले ही इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है या फिर इसमें ज़्यादा कीमत लग सकती है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो आधुनिकीकरण योजना में अब ये जो फैसला लिया गया है MOD के द्वारा वो एक बाधा डाल सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना और IIT दिल्ली ने 105 mm गोला बारूद के सभी प्रकारों के लिए सेंसर फ्यूज म्यूनिशन के डिजाइन और विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक MOU पर साइन किया। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय सेना की 155 mm तोपों की मारक क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मजगांव डॉक शिप बिल्डर की तरफ से कहा जा रहा है कि दिसंबर में भारतीय नौसेना को छठी और जो लास्ट कलवरी क्लास की पनडुब्बी वागशीर है वो कमीशन होने वाली है। हालांकि ये अपनी टेस्टिंग फेज से गुजर रही है। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप सब जानते हैं कि चाइना का सबसे बड़ा डर भारत के साथ है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, और चाइना ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ खोजने में लगा हुआ है। हाल ही में उसने काराकोरम पठार के अंदर LAC के पास एक मिसाइल परीक्षण किया है और ये मिसाइल हवा में ही अपने टारगेट को खत्म कर सकती है। चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक संदेश है भारत को, और ये टेस्ट उस दिन किया गया था जिस दिन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत चल रही। लेकिन अब दोस्तों इस मिसाइल टेस्ट से एक बड़ा तनाव बढ़ सकता है। चाइना ने एक लाइव फायर अभ्यास किया था जिस दौरान इस मिसाइल को टेस्ट किया गया। चाइना की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो टेस्ट था उसमें एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल को पहली बार 5300 मीटर की ऊंचाई पर खत्म किया गया है और ये टेस्ट सफल रहा। तो आप समझिए दोस्तों, चाइना वैसे दावे बहुत बड़े बड़े करता है लेकिन दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। वो ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ ढूंढने में लगा हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। आखिरकार भारतीय वायुसेना को एक नए वायुसेना चीफ मिल गए। एयर मार्शल MP सिंह ने अब कमान संभाल ली है। अभी तक वे वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। आपको बता दें कि उन्हें करीबन 5000 से अधिक घंटों का उड़ान का अनुभव है। दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि 2020 में जब गलवान हिंसा हुई थी तो उस दौरान जब भारत और चाइना का गतिरोध काफी बढ़ गया था तो भारत ने उस दौरान जम्मू के रियासी में तैनात यूनिफॉर्म फोर्स को
टेररिज्म की ड्यूटी से हटाकर बतौर बैकअप फोर्स के लिए एलएसी पर तैनात कर दिया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसे वापस जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है, यानी कि इस यूनिफॉर्म फोर्स से अब कोई भी आतंकी बचेगा नहीं। वहीं हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा भी था कि चाइना के साथ सैनिकों की वापसी को लेकर, यानी कि डिसएंगेजमेंट को लेकर जो बातचीत हुई है उसमें से लगभग 75% जो समस्याएं हैं वो सुलझ चुकी हैं। यूनिफॉर्म फोर्स को वापस जम्मू स्थित 16वीं कोर में भेजने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपनी अमोगा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रदर्शन एशिया डिफेंस सिक्योरिटी 2024 एग्जीबिशन जो कि फिलीपींस में चल रहा है वहां प्रदर्शित की है। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, भारत सरकार अब जो आर्मी कमांडर्स हैं उनकी स्पेशल जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उन्हें बढ़ाने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि नॉर्थन कमांड के पास 500 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल पावर होगी, तो ईस्टर्न कमांड के पास 400 करोड़ की और सेंट्रल कमांड के पास 200 करोड़ की। फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।